स्वागत है आपका डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शर्ट का चित्र बनाया हुआ है। बाजार में एक कमीज। तो हम देखेंगे इस कमीज के जरिए कि किस तरह से पहले इसको उत्पाद किया जाता है, तैयार किया जाता है, कहाँ से इसका कच्चा मटेरियल आता है, वो मटेरियल का भाव और एक शर्ट का भाव, उन दोनों में कितना फर्क होता है। और उसके बाद ये जो शर्ट तैयार होके मार्केट में आता है, तो हर मार्केट में कितना फर्क होता है एक ही चीज के दाम में। तो ये हम आज के टॉपिक में समझने वाले हैं कि बाजार के अंदर एक चीज का इतना अलग अलग दाम क्यों देखने को मिलता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत सारा फील किया होगा कि एक चीज किसी रेडी वाले के दुकान पर से खरीदने से बहुत कम दाम में मिलता है, और वही चीज अगर शॉपिंग मॉल के अंदर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा उसमें देना पड़ता है। तो ये दामों के बीच में इतना सारा फर्क क्यों देखने को मिलता है। तो जब दाम के अंदर फर्क देखने को मिलता है ना, तो कभी कभी हम अपने मन को क्या संतोष कर लेते हैं, नहीं अच्छी दुकान से खरीदा है ना इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, फर्क पड़ता है क्वालिटी में, कभी अच्छी दुकान से खरीदने से अच्छी क्वालिटी का मिलता है, लेकिन दुकान पर डिपेंड है कि क्वालिटी तो एक चीज है ही, लेकिन उसके साथ में दुकान पर भी डिपेंड करता है कि अगर वो कोई रोड पे वो चीज बेच रहा है तो उसको उसके पीछे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो वो खर्च वो उस माल पे नहीं जोड़ेगा। और वही चीज अगर वो बड़े शोरूम में बेच रहा है तो शोरूम का खर्च प्लस उसकी बिजली का खर्च प्लस उसके कस्टमर को दिखाने के लिए जो उन्होंने सेलर रखे हुए हैं, जो काम करने वाले रखे हुए हैं, उन मजदूरों का खर्च, वो सारे खर्च वो उस चीज पे जोड़ के और उस चीज का भाव लगाता है। ठीक है, तो हमको वो सारी चीजों का भी पेमेंट करना पड़ता है। वो कोई अलग से कपड़े पे नहीं लिखेगा कि आपको ये चीजों का खर्च इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उस रेट के अंदर काउंट रहता है। इसकी वजह से हमें बहुत सारा रेट में फर्क देखने को मिलता है एक चीज के लिए। तो यहाँ पे हम यही समझने वाले हैं अपने बाजार में कि एक कमीज की कीमत पहले क्या रहती है और बाद में क्या होती है। जब बनता है तो उसका कच्चा मटेरियल कहाँ से आता है और किस तरीके से वो तैयार किया जाता है। तो चलिए समय को गंवाए बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको प्रोत्साहन मिले, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के चैप्टर भी आपको इतनी सरलता से मैं समझा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। बाजार में एक कमीज। यह अध्ययन हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पाद से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बाजार लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, इसके बारे में हम देखेंगे कि कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान का क्या दिनचर्या है। स्वप्ना, जो कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे चुनने में व्यस्त है। डोडे जिसमें रुई भरी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुंडुल के पास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय सपना
ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने सपना से वादा करना लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुई 1,500 प्रति क्विंटल है। हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 काट लिए और सपना को 3,000 ही दिए। सपना केवल 3,000। व्यापारी सपना ने क्या कहा? केवल 3,000? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। जब वो सपना रुई मार्केट में लेके जाती है, यहाँ पे देखिए पूरा हिसाब समझिए। पहले तो सपना ने रुई का खेती करने के लिए एक आदमी से कितने रुपए उधार लिए? 2,500 रुपए उधार लिए, ठीक है। और उससे एक शर्त मनवाई गई कि अगर तुमने जो जो खेती की, ठीक है, और जो रुई तुम्हारे खेत में होगा वो तुम मार्केट में मंडी में नहीं बेचोगी, वो तुम मेरे पास ही बेचोगी। इसलिए वो शर्त मानते हुए सपना ने 2,500 रुपए उधार लिए। उसमें क्या क्या चीजें आई? कीटनाशक दवाइयां आई, बीज आए, उर्वरक आए। वो सब चीजें जब उसने ले ली और उसके पीछे तन तोड़ मेहनत की, तब 4 महीने के बाद रुई जो था वो पक के तैयार हुआ। अब जब रुई का ऊपर, बीज के ऊपर जो रुई, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि रुई का किस टाइप का फल होता है। तो ये जो फल तैयार हुआ, रुई जो तैयार हुआ, तो वो जो कॉटन है, वो कॉटन ले जाके जब उसने उस आदमी को दिया जिससे उसने 2,500 रुपए उधार लिया था, तो उसने 2,500 रुपए उधार के पहले काटे और उसके साथ में 500 रुपए और काट लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने भाव क्या लगाया? 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। इस हिसाब से रुई का टोटल भाव कितना हुआ? 6,000 रुपए, ठीक है। उसमें उसने कितने रुपए काट लिए? 3,000 रुपए काट लिए। किस चीज के? 2,500 ब्याज दिया था और 500 रुपए उसका कमीशन काट लिया। जैसे कि अगर 2,500 रुपए पैसे अगर कोई उधार देता है, तो वो हर महीने उसका जो ब्याज है वो भी जोड़ेगा। तो 4 महीने का उसका ब्याज हुआ था 500 रुपए, तो उसने 500 रुपए उसके अंदर प्लस करके 2,500 के 3,000 रुपए उसने काट लिए। और सपना के हाथ में कितना दिया? सिर्फ 3,000। सपना ने क्या कहा? केवल 3,000 ही। व्यापारी ने क्या कहा? बहुत सस्ती रुई बिकती है बाजार में, इसलिए 3,000 ही इसका मिलेगा। मतलब टोटल 6,000 मिलेगा, जिसका 3,000 तुमने मेरे पास से जो उधार लिया था उसका। तो सपना ने क्या कहा कि उसको उम्मीद थी कि इस बार उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी उस रुई को उगाने में। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुंजूर के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीना का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन
वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई आमदनी नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। इस उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। तो यहाँ पे हम सपना की जो नाराजगी देखते हैं कि सपना का जो उम्मीद था वो पूरा नहीं हुआ। बाहर मार्केट में कम से कम 1800 प्रति क्विंटल उसका रुई बिकता, उसको ऐसा उम्मीद था। लेकिन ये जो लाला था, जो कि समाज का प्रतिष्ठित एक व्यक्ति था, उसके गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति था, जो कि दुख सुख में उसको ब्याज देता था, उसको पैसे देता था, इसकी वजह से उसे उससे समझौता करना पड़ा। सिर्फ यही बात नहीं है कि उसको 1500 में प्रति क्विंटल डन करना पड़ा। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि उसने उसको सामान बेचा। अगर वो उसको सामान नहीं बेचेगी तो उससे दुश्मनी मोल लेगी। बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि जब उसको खेती में कुछ मिलता नहीं है, उन लोगों को, मजदूरों को घर पे बैठना पड़ता है और उस टाइम पे बच्चे की बीमारी, स्कूल का फीस वगैरह जितना भी होता है वो इन्हीं लोगों के दया से चलता है। यही लोग कुछ पैसे उधार देते हैं जिसकी वजह से वो अपना घर चला पाते हैं। तो उनसे झगड़ना या फिर उनसे बहस करना सही नहीं होता है। इसलिए उसे मन हो ना हो उसके पास बेचकर और सामान का पैसा जो भी मिला वो खरीदना पड़ा, वो लेना पड़ा। तो इस तरीके से पूरा जो एक चक्र है वो चक्र घूमता है एक चीज के खरीद और बेच में। इरोक का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोक का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारियों भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डरों के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसान किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है इरोक का कपड़ा बाजार। ये तमिलनाडु में है स्थित एक गांव है जिसका नाम है इरोक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का और सारे क्वालिटी के कपड़े का बहुत ही बड़ा व्यापार लगता है, बाजार लगता है कि जहाँ पर कपड़ा बनता भी है और बिकता भी है। तो इस कपड़े के बाजार के अंदर हमने देखा यहाँ पे कि व्यापारी जो है वो किस तरीके से काम करते हैं और उसके अंडर में जो कपड़ा तैयार करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं।
तो दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, ये एक दादन व्यवस्था है जिसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है वो बुनकर है जो कि बैठकर और कपड़ा जो तैयार कर रहे हैं वो तैयार किया हुआ कपड़ा व्यापारी को देंगे। ठीक है, तो इसमें एक मशीन होती है जिस मशीनरी में ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में मेरा कर्सर इस पिक्चर के ऊपर जहाँ पे मैं रख रही हूँ, इस पिक्चर में सेकंड नंबर के पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो मशीनरी है इसमें कपड़ा तैयार हो रहा है। ये जो कपड़ा तैयार हो रहा है वो इस मशीनरी में बुनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पे लाइन सर धागे लगे हुए हैं और ये साइड से ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इस तरीके से एक जो मशीन है वो अप डाउन करता है और इसके साथ में चेक्स वाला डिजाइन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़े बनाने का प्रोसेस होता है। इस मशीनरी में लंबा लंबा धागा इस तरीके से पिरो दिया जाता है और उसके बाद एक धागा जो है वो साइड से कवर होता रहता है। तो इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लिप लाइन इस तरीके से बनता जाता है और कपड़ा जो है वो तैयार होता जाता है। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा बनाने वाला उद्योग है उसमें व्यापारी का क्या रोल रहता है? व्यापारी का रोल रहता है कि व्यापारी कपड़ा बनाने वालों को सूता देता है और धागा देता है मतलब कि और वो कपड़ा खरीद भी उन्हीं से लेता है। तो इनको क्या करके देना होता है? तो जो मजदूर है, जो वर्कर है, जिसके पास खुद का अगर ये मशीन भी है, तो भी उसको कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ जाएगा उस सामान को बेचने के लिए। वो जो सूता देता है, वही उस सामान को भी खरीदता है। इनको सिर्फ़ इतना काम रहता है कि इनको करके दे देना रहता है। और इसमें व्यापारी जो पैसा देगा वो इसी पैसे पे इनको राजी होना पड़ता है। तो यहाँ पे इनको दो चीजों से इनको शांति मिलती है कि इनको ना तो सूता खरीदने जाना पड़ता है और ना ही उस कपड़े को जो कपड़ा वो बनाते हैं उसको बाजार में बेचने जाना पड़ता है। ये व्यापारी खुद ही खरीद लेते हैं उस कपड़े को और फिर उसको वो कितने दाम में बेचेंगे वो उनके मन के मर्जी के ऊपर है। तो इस तरीके से जो बुनकर है उन लोगों को उनका लाभ उनके मेहनत का लाभ दे दिया जाता है और उनको बाकी कच्चा मटेरियल से लेके और वो सामान जो कि वो रेडी करते हैं वो सामान को बेचने का जहमत जो है वो कौन व्यापारी उठाते हैं और उन्हें अच्छा खासा इसमें मुनाफा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। वह किस कीमत पर बेचा जाएगा? कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर कर, कर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। करघे मतलब कि वो जो मशीन में कपड़ा बनता है उसको करघे कहते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है। इसलिए छोटे बुनकर को भी दो घरों करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनकरों के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यापारी का काम जैसे कि ऊपर दादन व्यवस्था में मैंने समझाया कि इनका क्या काम होता है कच्चा माल दे देने का और उससे जो व्यापार जो काम करने वाले हैं जिन्होंने अपना मजदूरी करके और गुजारा करने वाले हैं जिन्होंने अपना मशीन लिया है और कपड़ा बुनने का काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग इनसे व्यापारी से कच्चा माल लेते हैं कपड़ा बुन कर देते हैं और उनको ये जो मजदूरी करते हैं उसका मजदूरी मिलता है और ये जो है काम वो बहुत ही कठिन होने की वजह से कितना 12 घंटा घर के अनेक लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। एक ही आदमी ये काम नहीं कर पाता है, बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा होके काम करते हैं घर के और महीने के कितने मिल पाते हैं? सिर्फ 3500। तो ये 3500 के लिए उनका पूरा दिन का काम रहता है और व्यापारी का काम क्या रहता है? व्यापारी कच्चा माल दे देता है और जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो वो खरीद मतलब वो उनके पास से वो कपड़ा ले लेता है और जो कपड़ा बनाने के लिए इन्होंने मेहनत की है उसके मेहनत का पैसा सिर्फ 3500 रुपया उनको महीने का मिलता है। और इस तरीके से व्यापारी क्या करता है? व्यापारी इस माल को वो कपड़े की दुकान में बेचेगा और कपड़े की दुकान में जिस भाव पे वो बेचेगा उस भाव पे वो लोग खरीदेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे इन शॉर्ट व्यापारी को इसमें मेहनत कुछ भी खास करना नहीं पड़ता है लेकिन अच्छा खासा मुनाफा होता है जबकि जो मेहनत करते हैं बुनकर लोग उन लोगों को उतना कोई खास मुनाफा नहीं होता है।
आगे देखते हैं, बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उनके बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रिया का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकर को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी-कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्त हस्त हस्तकरघा बुनकर सरकारी सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकान देखी होगी। तो यहाँ पर बुनकरों की सहकारी संस्थाएं भी है। अभी देखते हैं कि व्यापारी इसमें बीच में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे ये जो बुनकर है उन लोगों का शोषण होता है। ये लोग जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसके लिए कितनी सारी सहकारी संस्थाएं भी है कि जो इनके हित में सोचती है। वो क्या काम करती है, वो सूता खरीद के और ऐसे बुनकरों के लिए थोड़ा-थोड़ा बाँट देती है इन सब में। और वो लोग जो कपड़ा तैयार करते हैं उसको बेचने का काम भी ये सहकारी संस्थाएँ करती है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो लोग हैं वो इसमें बराबर के भागीदार होते हैं। तो जो भी मुनाफा होगा इनको बराबर में उसका हिस्सा मिलेगा। और वो जब खरीदेंगे व्यापारी से ये जो सहकारी संस्थाएं हैं वो जब कपड़ा बेचती है तो जहाँ पे भी वो बेचेगी और उसका जो भी मुनाफा होगा, तो ऐसा नहीं कि ये सब सहकारी संस्थाओं का हो गया। ये जो बुनकर ने जो मेहनत की है और जो सूते में खर्चा हुआ है वो सारा हिसाब जोड़ के और उसके बाद जो भी असल जो है वो खर्चा को काट के और जो भी एक्स्ट्रा इनकम निकलता है उस इनकम को इन लोगों में बराबर में बांट दिया जाता है, जिससे क्या इनकी थोड़ी हालत सुधर सके। इसलिए इस तरीके से सहकारी संस्थाएं भी काम करती है और सरकार भी इसमें मदद करती है। जैसे कि तमिलनाडु में जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों को स्कूल का ड्रेस जो यूनिफॉर्म है वो फ्री में बांटा जाता है। तो वो फ्री में कपड़ा उनको सिलवाने के लिए सबसे पहले तो कल कपड़े की जरूरत होगी। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, ऐसी सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर और बच्चों को फ्री में स्कूल ड्रेस बनवा देती है। तो ये जो स्कूल ड्रेस बनता है वो इनके कपड़े से बनता है करके क्या होता है, इन्हें थोड़ा सा धन मिलता है, थोड़ा सा इनको लाभ हो जाता है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। निर्यात मतलब कि ये जो यूरोप के बाजार में कपड़ा बनता है तो ये दिल्ली के कारखानों में क्या होता है, उसे दिल्ली के कारखानों में मंगवाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो लोग ऐसा यहाँ पे देखिए पिक्चर में ऐसा वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से स्कूल ड्रेस तैयार होते हैं, जिस तरह से अन्य वस्त्र तैयार होते हैं, तो उसके लिए ये जो कच्चा मटेरियल है, कपड़ा है, वो कपड़ा कहाँ बनता है, यूरोप के बाजार में। ठीक है, तो यूरोप का व्यापारी जो है बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है। बने बनाए मतलब कि रेडीमेड। ठीक है, आप लोग रेडीमेड ड्रेस पहनते हो तो ये रेडीमेड ड्रेस की बात हो रही है। रेडीमेड ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए तो कपड़ा तो चाहिएगा ना, आप रेडीमेड पहनो या फिर खुद सिलवा के पहनो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कौन सी चीज चाहिएगी, कच्चा मटेरियल, कपड़ा। तो जो भी आप कपड़ा रेडीमेड में खरीदो या फिर खुद से सिलवा कर पहनो, अपने लायक पहनने के लिए, अपने शेप में उसको बनाने के लिए जो चीज की जरूरत पड़ती है उसको कच्चा मटेरियल को कपड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे कपड़े का थान बनता है यूरोप के बाजार में और उसके बाद वो दिल्ली में उसको जो व्यापारी वहां पे बाजार में खरीदते हैं, वो व्यापारी दिल्ली के पास जहाँ पे वस्त्र निर्यात करने वाला जो रेडीमेड कपड़ा बनाने वाला जो दुकान है उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस कपड़े को बेच देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही वे सामान की उचित
उच्च स्तरीय गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इस शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ग्राहक है कि जो कपड़ा खरीदते हैं उसमें सिर्फ इंडिया के ही ग्राहक नहीं बल्कि विदेशों के भी ग्राहक होते हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है। तो ये लोग जो है वो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े बनाते हैं और ये बहुत ही ऊंची ब्रांड के कपड़े बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा चाहते हैं। तो इस अच्छी क्वालिटी के कपड़े के लिए वो लोग जो शर्त रखते हैं वो शर्तों को पूरा करना पड़ता है। और खूबी की बात ये रहती है कि वो लोग जो भी शर्तें रखते हैं और वो पूरा भी करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी देना पड़ता है। फिर भी इनका डिमांड क्या रहता है कि ये कम से कम पैसे में वो चीज खरीदना चाहते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली चीज खरीद के और उनको जो टाइम पे चाहिए उस टाइम पे वो चीज को देना होता है। अगर उस टाइम पे उनका काम जो है, माल जो है उनको नहीं पहुंचाया जाए तो वो बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो व्यापार है उसमें काफी असर पड़ता है। अगर टाइम पे अगर सामान नहीं पहुंचाया गया तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो वो जितना भी माल है उनका, तो वो फिर वापस बिकने के लिए उनको वापस कोई नया ग्राहक खोजना पड़ेगा करके वो लोग जो भी उनको बेचने वाले ग्राहक है वो क्या करते हैं, वो उनका जो भी माल है वो माल को व्यापारी लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जो विदेशी ग्राहक है उनका टूटे नहीं और उनको अच्छा माल, भरोसे पूर्वक माल जल्दी से उनके टाइम पर पहुंचाया जाए ताकि उनका जो व्यापार है वो चलता रहे। नहीं तो क्या होगा कि वो उनसे डील करना बंद कर देंगे और उनका जो मुनाफा है, व्यापारियों का जो मुनाफा है वो कम हो जाएगा करके क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के जो जब दबाव बढ़ते हैं, व्यापारी जो है वो जो बेचने वाला है उसके ऊपर जब इतना दबाव रहेगा तो क्या होगा, वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे दबाव की वजह से जहाँ पे कारखानों में ये चीज तैयार होती है तो उन तैयार होने वाले कारखानों पर ये प्रेशर बढ़ता है कि आपको अच्छा क्वालिटी का और कम भाव में आपको, मतलब आपका मुनाफा कम करके और आपको सामान बेचना पड़ेगा। तो वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी काम करने वाला है उसे कम से कम मजदूरी में रखने की कोशिश होती है। अभी अगर एक मजदूर को एक दिन का 200 रुपये उसकी मजदूरी दी जाती है तो उसकी जगह पर उसे 150 में अगर कोई मजदूर मिलता है तो वो उसको रखेगा। कितनी अच्छी क्वालिटी का आप बना रहे हो उससे उनको मतलब है, लेकिन उसके साथ में उन्हें कम भाव से भी मतलब है। क्यों? क्योंकि जब अगर खरीदार ही कम भाव दे रहा है तो बेचने वाला जो है उसे कम से कम कीमत में जब तैयार करेगा तभी वो चीज उसको परवड़ेगी। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसा बर्डन बना के उनको क्या मिलता है, तो ऐसा बर्डन बना के और उनको क्या मिलता है कि विदेशों में अगर सस्ते दाम पर वस्त्र देना पड़ता है तो भी उनको परवड़ता है। तो यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस में एक बात जान सकोगे, वो ये कि विदेशों के व्यापारी जो हैं उनको सस्ते दाम में ऊंची गुणवत्ता वाली चीज चाहिए होती है, अच्छी ब्रांड वाली चीज चाहिए होती है। व्यापारी जो है वो अपना कम मुनाफा कमाकर उनको ऊंची ब्रांड वाली चीज देने के लिए भी तैयार होते हैं। अब उनको कम मुनाफा होगा तो वो लोग कारखाने के मालिक को कम देंगे, कारखाने के मालिक को कम मिलेगा करके वो क्या करेगा, जो माल के पीछे खर्चा हो रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो उसको यहाँ पे आपने यहाँ पे सख्त सख्त रूप से देखा कि माल जो है वो अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए, तो वो कटौती माल की गुणवत्ता में तो कर नहीं सकता है। तो कारखाने वाला क्या करेगा, जो उसके अंदर मजदूर काम करते हैं उसको कम मजदूरी देके और काम पे रखने की कोशिश करेगा। तो इन पूरी प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि शोषण अंत में किसका हो रहा है, गरीब लोगों का हो रहा है, जो कम भाव में काम कर रहे हैं। जिस चीज के लिए उनको 200 मिलनी चाहिए मजदूरी, उसके बदले उनको 150 ही मजदूरी में गुजारा करना पड़ता है। तो 50 रुपए जो इनकी जेब में गए वो किसकी वजह से गए, ये इन लोगों की वजह से गए। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे प्रोसेस में समझ पा रहे होंगे कि जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनका यहाँ पे शोषण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश कामगारों को
अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल्य के अनुसार तय की जाती है। काम करने वाले में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान दर्जी को प्रति माह 3,000 मिलता है। इस्त्री करने वाले को ₹1.50 प्रति पीस मिलता है। जांच करना, जो पूरा जो कपड़ा तैयार होता है तो उसको जांच करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जांच करने वाले को कितना मिलता है? ₹2,000 प्रति माह मिलते हैं। और धागे काटना व बटन लगाने वाले को ₹1,500 प्रति माह मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कम मजदूरी में इनको पूरा दिन और पूरा महीना निकालना पड़ता है। और जो ये लोग मजदूर भी जो है वो कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको रोज पे रखा जाता है। परमानेंट नहीं है कि हाँ आप पूरे महीने हो ही। अगर एक महीने में 15 दिन ही उनके पास अगर काम है, फैक्ट्री वाले के पास 15 दिन का ही ऑर्डर है, जो कि 15 दिन में उसका ऑर्डर पूरा हो जाएगा, तो वो 15 दिन के बाद 16वें दिन वो ऐसा भी बोल सकता है कि आप कल मत आइएगा, माल नहीं है। ठीक है, तो उसको आधे महीने की ही मजदूरी मिलेगी, पूरे महीने की मजदूरी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से गारमेंट फैक्ट्री में, इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगिर जो है उसमें अधिकांश महिलाएं काम कर रही है। और सबसे ज्यादा मजदूरी सिर्फ टेलर की है, और वो भी कितने? 3,000। मतलब कि बाकी जो भी काम करते हैं उनका मजदूरी 3,000 से कम ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, ठीक है, तो जो यहाँ पे इतने सस्ते दामों पर जब तैयार होती है, तो आप देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज कितने में बिकेगी। यहाँ पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजों में प्रदर्शित की गई है। इनकी कीमतें $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी कि ₹1,800 में बेची जाएगी। दी गई चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात से कमीज कितने रुपए में खरीदे? तो उसको आपको लिखना है। प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लाभ प्रति कमीज स्टोरों में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसने सीधा कितना? ₹900 का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा, उसे उतनी ही अधिक लाभ होगा। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये हुआ पूरा गेम। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम इन लोगों को लागत मिला, बहुत ही कम इसके पीछे खर्चा हुआ। ये सारे खर्चे जोड़कर, कौन कौन से खर्चे? सबसे पहले उसका कच्चा माल, फिर उसके बाद उसका सिलाई, फिर उसके बाद उसके बटन टाकने के, फिर उसके बाद उसको चेक करने का, और फिर उसके बाद इस चीज का प्रचार करना पड़ता है कि हमारे पास भाई इतने अच्छे ब्रांड के कपड़े हैं तो आप खरीदो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे खर्चे, टोटल खर्चे एक शर्ट के पीछे कितना रुपया हुआ? ₹900। ठीक है, अमेरिका के बाजार तक पहुंचने में इस शर्ट को ₹900 का कुल लागत आया। इंडिया के यूरोप मार्केट से अमेरिका के शोरूम तक पहुंचने में इस शर्ट को पूरा पहुंचने तक, और इसके ऊपर जो भी ब्रांड का खर्चा जो है, जैसे कि इसका ऐड करना, वो सबको मिलाकर एक शर्ट जो है वो ₹900 का पड़ रहा है। अब वो व्यापारी इसको ₹1,800 में बेच रहा है। सीधा ₹900 का लाभ उसे हो रहा है। तो मतलब मोटी जो आमदनी है वो कौन कमा रहा है? जो उस कपड़े को बेचता है वो कमाता है। वस्त्र निर्यात ने ₹300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची।
कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज है। हिसाब से पड़ा। कमीजों की मजूरी 25 कमीज और कार्यालय चलाने का खर्चा 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यात को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको सारा मूल्य दिया हुआ है कि कपड़ा कितने का पड़ा, 100 रुपए का कपड़ा पड़ा। निर्यात प्रति माह वस्त्र निर्यात के लिए 300 रुपये का खर्चा हुआ, 25 रुपया उसका सिलाई, 25 रुपया अन्य उसके ऊपर खर्च। ये सब टोटल अगर जोड़ा जाए तो आपको अभी जोड़ने का है कि इसको कितना टोटल रुपए खर्चा होता है इसके पीछे। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? बाजारी की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपर मार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन-कौन से लोग थे जो खरीद और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रही? कुछ लोग ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कमाया। क्या आप इस तालिका में इन्हें दर्शा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कोष्टक। इसके अंदर आपको दर्शाना है कि टोटल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में किसे कितना कितना लाभ मिला और कितना काम करना पड़ा। आपने ये भी देखा कि जो ज्यादा काम करता है उससे कुछ खास मजदूरी नहीं मिल रही है, लेकिन जिसे कुछ खास काम नहीं करना है उससे बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बाजार के अधिकांश लाभ किसने कमाए उसके लिए आपको सोचना है। सोचिए मैंने आगे आपको समझाया है कि बाजार का सबसे ज्यादा इस चीज का एक शर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लाभ किससे मिला है। आगे बढ़ते हैं। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यात का लाभ मध्य श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यात फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही काम कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटी किसान और यूरोप के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यात की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्न। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कपास उगाता है उसे भी कुछ खास मजदूरी नहीं मिली, और जो मिल में काम करता है, कपड़ा बनाने वाली मिल में, उसे भी कुछ खास मजदूरी नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनाफाखोरी सिर्फ मजदूरों को इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है, और सबसे ज्यादा लाभ कौन ले जाता है? व्यापारी ले जाता है। तो मुनाफाखोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, मजदूरों को भी लाभ मिले, ऐसा व्यापार होना चाहिए कि जिसमें सबका बराबर से विकास हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरमार्केट में इस तरीके से कपड़े लगे हुए हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेचता रहता है तो बुनकर अपना बुनाया हुआ कपड़ा दुनिया और बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोगों ही प्राप्त सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीन है। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में है हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन
व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादन मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। तो यहाँ पे आपने ऊपर जो देखा उसमें की ही बात हो रही है कि लोगों को अच्छा विकास हो उसके लिए समान रूप से अच्छे प्रयत्न करके और लोगों को भला हो सके ऐसा हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो रहा है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद वाला जो अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे कि मछुआरों ने कैसे सहकारी संस्था बनाई और यहाँ पे चैप्टर होता है पूरा। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन दीजिए आप अपने डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल को इजाजत, लेकिन चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिए और आपको कोई और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी डालिए, तो मैं पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।